मदरबोर्ड आपके सिस्टम के सारे ही कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करता है एंड उनको पावर डिलीवरी भी करता है। मदरबोर्ड एक काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी से भरा हुआ पार्ट है। मदरबोर्ड को जितना समझे उतना कम ही है। एंड मैं आपसे बात करने वाला हूँ मदरबोर्ड के कंपोनेंट, कनेक्टर्स एंड कनेक्शंस के बारे में, बट 3 अलग अलग वीडियोस में। इसमें बात करेंगे हम कनेक्टर्स ऑफ मदरबोर्ड के बारे में। सो इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में अपन सबसे इसेंशियल कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको क्लियरली जो बड़े बड़े स्लॉट्स दिख रहे हैं वो है। वीडियो के सेकंड पार्ट में बात करेंगे पावर कनेक्टर्स के बारे में, एंड लास्ट पार्ट में हम बात करेंगे सारे ही छोटे छोटे पिन्स एंड हेडर्स के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, सीपीयू सॉकेट। सीपीयू सॉकेट में ऑब्वियसली हम सीपीयू लगाते हैं। अब सीपीयू सॉकेट भी 2 टाइप के आते हैं, एलजीए एंड पीजीए। एलजीए मींस लैंड ग्रिड एरे, पीजीए मींस पॉइंट ग्रिड एरे। अब ऐसा नहीं कि एलजीए बेटर है या पीजीए बेटर है, दोनों के भी अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स है। अब ये है पीजीए सॉकेट। पीजीए सॉकेट मैन्युफैक्चर करने में थोड़ा सस्ता होता है, वही एलजीए सॉकेट मैन्युफैक्चर करने में थोड़ा कॉस्टली होता है। एलजीए सॉकेट को हम तब काम में लेते हैं जब हमें बहुत ज्यादा पिंस की जरूरत पड़ती है, हमें पावर डिलीवरी ज्यादा करनी होती है, तो उस केस में हम एलजीए को काम में लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा Ryzen 3, 5, Ryzen 7, Ryzen 9, ये सारे प्रोसेसर आते हैं पीजीए सॉकेट के साथ। जबकि थ्रेडरिपर आता है एलजीए सॉकेट के साथ, बिकॉज थ्रेडरिपर में हमें काफी सारे पिंस की जरूरत पड़ती है एंड उसी के साथ साथ उसमें हमें काफी ज्यादा पावर देनी होती है। दैट्स वाई थ्रेडरिपर आते हैं एलजीए सॉकेट के साथ। इंटेल काफी पहले से अपने डेस्कटॉप एंड सर्वर दोनों भी लाइनअप को एलजीए सॉकेट में बनाता आ रहा है, जबकि उनके पुराने लैपटॉप सीपीयूज इस टाइप के पीजीए सॉकेट के साथ आते थे। दिस इज सॉकेट जिसमें हम लगाते हैं ऑब्वियसली अपना सीपीयू प्रोसेसर। एंड अगला स्लॉट है रैम स्लॉट। अब ये स्लॉट आपके मदरबोर्ड का सबसे बड़ा स्लॉट होता है। अब इसमें ये है DDR2, ये DDR3 है एंड ये DDR4 है। एंड एज यू कैन सी क्लियरली, हम DDR2 को DDR3 में नहीं लगा सकते, 3 को 4 में नहीं लगा सकते। अगर सॉकेट DDR4 वाला है तो उसमें हमें रैम भी DDR4 वाली ही लगानी पड़ेगी। सीपीयू सॉकेट से काफी सारे बंच ऑफ वायर्स एक रैम स्लॉट को कनेक्ट होती है एंड काफी सारे अलग बंच ऑफ वायर्स दूसरे रैम स्लॉट को कनेक्ट होती है। अगर आप उसमें एक रैम स्टिक लगाते हो तो वो एक रैम सिर्फ कुछ ही बंच ऑफ वायर्स के थ्रू डेटा सेंड कर पाएगी। अगर आप दोनों भी रैम्स लगा देते हो, मतलब जितने भी वायर्स अवेलेबल हैं, आप उन सभी वायर्स के थ्रू रैम टू सीपीयू डेटा सेंड कर रहे हो। दैट वाज अ सिंगल चैनल कॉन्फ़िगरेशन एंड दैट वाज अ डुअल चैनल कॉन्फ़िगरेशन। सिंगल चैनल में अपना सीपीयू ऑप्टिमम लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पाता एंड डुअल चैनल में हम सीपीयू को डेटा दोनों भी चैनल का यूज करके दे रहे हैं, तो उस केस में अपना सीपीयू ऑप्टिमम लेवल पे परफॉर्म करता है। बट आपने कुछ मदरबोर्ड देखे हैं जिसमें हमें 4 रैम स्लॉट देखने को मिलते हैं। दैट डजंट मीन कि वो 4 चैनल्स हैं। ये 2 रैम स्लॉट शेयर करते हैं पहला चैनल एंड रिमेनिंग 2 स्लॉट शेयर करते हैं दूसरा चैनल। मतलब आप अगर दोनों रैम इन 2 रैम स्लॉट में लगाओगे, आप सिर्फ एक ही बंच ऑफ वायर को यूज कर रहे हो, जो दूसरा बंच ऑफ वायर्स है वो खाली है। दैट मीन्स यू आर यूजिंग सिंगल चैनल मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको प्रॉपर डुअल चैनल का फायदा लेना है तो दोनों रैम को 2 अलग अलग चैनल में लगाओ। सो ये हो गया अपना रैम स्लॉट। नाउ लेट्स डाइव इनटू द PCI एक्सप्रेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, PCI एक्सप्रेस एंड PCI दोनों अलग अलग चीज है, दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है। PCI कनेक्टर्स, जिसे हम लेगेसी PCI भी कहते हैं, वो आज से 15-20 साल पहले काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ करता था, जिसमें हम नेटवर्क अडेप्टर, साउंड कार्ड, इन जैसे लो बैंडविड्थ वाले कार्ड हम उसमें लगाते थे। जो लेगेसी PCI था वो पैरेलल ट्रांसमिशन का यूज करता था एंड जो PCI एक्सप्रेस है वो सीरियल ट्रांसमिशन का यूज करता है। एंड कंप्यूटर्स में जब भी पैरेलल ट्रांसमिशन की बात होती है, सो वी नो कि वहां पे डाटा करप्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, डेटा ट्रांसफर स्पीड बहुत ही कम होती है एंड उसमें इंप्रूवमेंट का ज्यादा कुछ खास स्कोप होता नहीं है। एंड इसी रीजन की वजह से अपन ने PCI स्लॉट्स को काफी पहले टाटा बाय बाय कर दिया है एंड आज के टाइम में नॉर्मल कंज्यूमर मदरबोर्ड में हमें इस टाइप के स्लॉट्स देखने को नहीं मिलते। हाँ, बट कुछ सो कॉल्ड प्री बिल्ड ऑफिस पीसीज में हमें ये आज भी देखने को मिलते हैं। एंड आज अगर आपको एक्सपेंशन कार्ड लेने जाते हो तो आपको PCI बेस्ड स्लॉट मिलना बहुत ही मुश्किल है। आई मीन वो आपको नियर अबाउट नहीं मिलते मार्केट में। कोई भी एक्सपेंशन कार्ड आज के टाइम में सिर्फ PCI एक्सप्रेस वाला ही आपको देखने को मिलेगा। ओके, सो बैक टू आवर टॉपिक PCI एक्सप्रेस। अब PCI एक्सप्रेस में काफी सारे अलग अलग स्लॉट होते हैं, जैसे ये है PCI एक्सप्रेस X1, X4, X8 एंड ये है X16। अब ये 1, 2, 8, 16 ये नंबर कैसे आए? अगर ये PCI एक्सप्रेस X1 है, दैट मीन्स इसमें PCI एक्सप्रेस की एक लेन अलोकेटेड है एंड ये PCI एक्सप्रेस X16 स्लॉट PCI एक्सप्रेस के 16 लेन्स के साथ कनेक्टेड है। अब ऐसे अलग अलग पोर्ट्स क्यों आते हैं? हमें कंप्यूटर में काफी सारे अलग अलग एक्सपेंशन स्लॉट्स लगाने होते हैं। तो सबसे बड़ा कार्ड होता है दैट वाज द ग्राफिक्स कार्ड। ग्राफिक्स कार्ड को काफी ज्यादा बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट होती है, तो अपन उसे लगाएंगे PCI एक्सप्रेस X16 में। बट सभी कार्ड्स को इतनी ज्यादा बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट नहीं होती। फॉर एग्जांपल साउंड कार्ड या फिर लेट्स से नेटवर्क कार्ड या फिर USB 3 एक्सपेंशन कार्ड। अब इन टाइप्स के कार्ड को ज्यादा बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो ऐसे कार्ड्स अपन लगाएंगे PCI एक्सप्रेस X1 स्लॉट में। तो ऐसे ही अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कार्ड्स आते हैं एंड उन्हीं अलग अलग रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आते हैं ये अलग अलग स्लॉट्स। बट हियर इज वन मोर थिंग, PCI एक्सप्रेस आर बैकवर्ड कंपेटिबल।
मतलब अगर आपके पास PCI Express Gen 4 वाला कार्ड है तो आप उस Gen 4 वाले कार्ड को 5 में लगा सकते हो, Gen 4, Gen 3, Gen 2, Gen 1, आप किसी भी जनरेशन के स्लॉट में किसी भी जनरेशन का कोई भी कार्ड आप लगा सकते हो। आई मीन टेक्निकली आप लगा सकते हो। इनफैक्ट अगर आपके पास PCI Express X1 वाला कार्ड है तो आप उसको X4, X8, X16 आप किसी भी स्लॉट में इसे लगा सकते हो। फिर अगर आपके पास ओपन एंडेड PCI Express X1 स्लॉट है तो आप उसमें लिटरली PCI Express X16 वाला कार्ड भी लगा सकते हो। आई मीन टेक्निकली आप कोई भी कार्ड किसी भी स्लॉट में लगा सकते हो, बैंडविड्थ कम मिलेगी एंड वो सब एक अलग चीज है, बट टेक्निकली आप लगा सकते हो। सो दैट वाज द ब्यूटी ऑफ PCI Express। सो अगला स्लॉट है अपना M.2। अब M.2 स्लॉट टेक्निकली PCI Express स्लॉट ही है। सो M.2 पोर्ट भी PCI के 4 लेन्स के थ्रू आपके CPU के साथ कनेक्टेड होता है एंड इसमें हम लगा सकते हैं अपनी M.2 SSDs। अभी जो मदरबोर्ड है इसमें ये M.2 पोर्ट एंड PCI Express X16 स्लॉट, ये दोनों स्लॉट CPU से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं एंड रिमेनिंग जितने भी PCI Express स्लॉट्स एंड ये M.2 पोर्ट है वो कनेक्टेड रहता है आपके चिपसेट के साथ एंड चिपसेट देन कनेक्टेड रहता है आपके CPU के साथ। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज आप आपका ग्राफिक्स कार्ड एंड मेन M.2 SSD आप लगाओगे इन प्राइमरी पोर्ट में। देन अगला पोर्ट है SATA पोर्ट। ये बेसिकली आपके मदरबोर्ड में इस टाइप से लगे हुए रहते हैं। SATA पोर्ट्स का काम है ऑब्वियसली SATA हार्ड ड्राइव एंड SATA SSD लगाने के लिए, प्रीटी कॉमन थिंग। सो नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो, पावर कनेक्टर्स ऑफ मदरबोर्ड। सो मदरबोर्ड पे हमें दो मेन पावर कनेक्टर देखने को मिलते हैं। एक होता है 24 पिन पावर कनेक्टर जिसमें आपके पावर सप्लाई का 20+4 पिन पावर कनेक्टर लगता है। अब इसे हम 20+4 पिन क्यों बोल रहे हैं, वाई नॉट 24 पिन, बिकॉज कुछ पुराने मदरबोर्ड में सिर्फ 20 पिन पावर कनेक्टर आता था, बट आज के टाइम में हमें नियर अबाउट सारे ही मदरबोर्ड में 24 पिन पावर कनेक्टर देखने को मिलते हैं। पावर सप्लाई मैन्युफैक्चरर्स एक बात ध्यान में रखते हैं कि जो भी वो पावर सप्लाई बनाए वो दोनों भी टाइप के मदरबोर्ड पर कंपैटिबल हो। दैट्स वाई 20+4 पिन, अगर मदरबोर्ड पर सिर्फ 20 पिन है तो 20 पिन लगा दो, अगर 24 पिन है तो 20+4 दोनों को ऐसे मिला के उस 24 पिन पावर कनेक्टर में लगा दो। अब क्या काम है इस 24 पिन पावर कनेक्टर का? सो देखिए आपके मदरबोर्ड पर जितने भी चीजें कनेक्टेड हैं, लाइक जितने भी फैंस कनेक्टेड हैं, जितने भी ARGB एंड RGB LEDs कनेक्टेड हैं, देन आपकी USB डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस, आपका गेमिंग कंट्रोलर, आपका USB स्पीकर एंड जितने भी आपके पेरिफेरल्स हैं, देन आफ्टर दैट आपकी जो NVMe SSDs हैं, देन उसके बाद लो पावर ग्राफिक्स कार्ड, लाइक ये जो आपका PCI Express स्लॉट है, इस स्लॉट में जो ग्राफिक्स कार्ड लगेगा, अगर उस ग्राफिक्स कार्ड की पावर रिक्वायरमेंट 75 वॉट के अंदर होगी तो आपका मदरबोर्ड इज मोर देन इनफ टू डिलीवर दैट पावर टू द ग्राफिक्स कार्ड। आपको अलग से पावर कनेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, बट इट डिपेंड्स अपॉन दैट ग्राफिक्स कार्ड एज वेल कि वो कहाँ से पावर लेना चाहता है, क्या उसमें कनेक्टर दिए गए हैं या उसमें कनेक्टर नहीं दिए गए हैं। सो इन दोनों ही पोर्ट से 75 वॉट के आसपास पावर की डिलीवरी होती है। सो इन जनरल इन सभी डिवाइसेस को पावर की डिलीवरी करने के लिए हमें मदरबोर्ड पे इतने सारे पावर्स के पिन देखने को मिलते हैं। ओके, सो मदरबोर्ड पर अगला पावर कनेक्टर है CPU पावर कनेक्टर। अब कुछ बेसिक मदरबोर्ड में ये कनेक्टर होता है 4 पिन पावर कनेक्टर। बजट टू मिड रेंज सेगमेंट में हमें देखने को मिलता है इस टाइप के 8 पिन पावर कनेक्टर्स एंड कुछ फ्लैगशिप मदरबोर्ड में हमें देखने को मिलता है 8 पिन पावर कनेक्टर्स। अब जो 4 पिन पावर कनेक्टर है वो आइडल है i3 एंड बेसिक i5 लगाने के लिए, एंड जो 8 पिन पावर कनेक्टर है वो मोर देन इनफ रहेगा आपके K सीरीज वाले i5 या फिर बेस i7 या फिर इवन बेस i9 के लिए। एंड जो 2 8 पिन वाले पावर कनेक्टर वाले मदरबोर्ड होते हैं वो आइडल होते हैं K सीरीज के i7 एंड K सीरीज के i9 के लिए। अब क्यों इतने सारे पोर्ट्स दिए जाते हैं? बिकॉज इन CPUs की पावर रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, लाइक लिटरली 250-300 वॉट, एंड स्पेशली कंसिडरिंग द i9 13900K उसका पावर कंजम्पशन कभी कभी 300 वॉट के भी ऊपर जाता है। सो इतनी सारी पावर अगर हम इस 4 पिन पावर कनेक्टर से देंगे सो एक ही जगह काफी ज्यादा लोड आएगा एंड इवेंचुअली वो कनेक्टर्स भी मेल्ट होंगे। सो ज्यादा कनेक्शन देने का पीछे मोटिव ये है कि हम करंट को ज्यादा डिवाइड करेंगे एंड एक ही जगह ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा। वैसे लगाने के लिए आप एक बेसिक मदरबोर्ड में i9 भी लगा सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर आप उसको एक बेसिक H16 मदरबोर्ड में लगाओगे तो मदरबोर्ड डैमेज हो जाएगा या उस मदरबोर्ड का पावर कनेक्टर डैमेज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मदरबोर्ड्स अपने एक फिक्स्ड लिमिट के साथ आते हैं जिसके चलते वो एक सर्टेन लिमिट ऑफ करंट को एक्सीड नहीं करते। अगर आप उसमें i9 लगा भी दोगे स्टिल वो मदरबोर्ड सेफली वर्क करेगा, एंड क्योंकि वो अपनी एक पावर लिमिट को एक्सीड नहीं करेगा सो ऑब्वियसली वो CPU को उतनी ज्यादा पावर दे नहीं पाएगा, जिसकी वजह से हमें थोड़ी कम वहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। बट हाँ, एक बेसिक मदरबोर्ड पे एक फ्लैगशिप CPU वर्क करता है। कभी कभी मदरबोर्ड में हमें एक एक्स्ट्रा पावर कनेक्टर भी देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल ये मदरबोर्ड देखिए, इसके अंदर हमें दो PCI Express X16 वाले स्लॉट देखने को मिल रहे हैं। ऐसे ही कुछ मदरबोर्ड आते हैं जिसमें हमें काफी सारे लाइक 6 PCI Express X16 वाले पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। जस्ट इन केस अगर वहाँ पे कोई 6 कार्ड्स लगा देता है तो उस केस में मोलेक्स या फिर SATA कनेक्टर के थ्रू वहाँ पे अलग से पावर देनी पड़ती है ताकि आप उन सारे ही कार्ड्स को सेफली रन कर पाओ। सो बस ये 3 टाइप के हमें पावर कनेक्टर देखने को मिलते हैं, जिसमें से तीसरा पावर कनेक्टर थोड़ा रेयर है।
सो नाउ हियर वी आर इन द थर्ड पार्ट। सो अभी बात करते हैं छोटे छोटे कनेक्टर की, लाइक आपका CPU फैन हेडर, पंप हेडर, RGB हेडर्स, फ्रंट पैनल कनेक्टर, USB कनेक्टर्स, ऑडियो कनेक्टर्स, TPM, USB, कॉम पोर्ट, बजर, इन सब के बारे में भी बात करते हैं। सो कैबिनेट में नियर अबाउट 6 अलग अलग टाइप के कनेक्टर हमें देखने को मिलते हैं जो हमें मदरबोर्ड में लगाने पड़ते हैं। कौन से है वो 6 कनेक्टर्स? एक तो है फ्रंट पैनल कनेक्टर, दूसरा है USB 2 हेडर्स, तीसरा है आपका ऑडियो जैक हेडर, चौथा है USB 3 हेडर, पांचवा आपके चैसिस के जितने भी फैंस है उनका हेडर, एंड चौथा है फैंस के जो ARGB एंड RGB हेडर है वो हेडर है। टॉकिंग अबाउट फ्रंट पैनल कनेक्टर, जो दिखने में कुछ ऐसा होता है जिसमें अपर राइट साइड की एक पिन मिसिंग होती है, जिसमें ये 2 पिन है आपके पावर बटन के, ये 2 पिन है आपके रीसेट बटन के, यह 2 पिन से आपकी पावर LED के, एंड ये 2 पिन से आपके हार्ड ड्राइव के। एंड यू नो LED अगर प्लस माइनस थोड़ा अपोजिट इधर उधर हो जाए तो वर्क नहीं करती। सो लेफ्ट साइड वाले दोनों ही पिन पॉजिटिव है एंड राइट वाले नेगेटिव है। सो इसमें अपन लगाएंगे अपने फ्रंट पैनल के कनेक्टर्स। देन आता है USB कनेक्टर। USB कनेक्टर इसमें बॉटम राइट कॉर्नर वाली एक पिन मिसिंग होती है। देन आता है फ्रंट पैनल ऑडियो कनेक्टर्स। सो अभी तक अपन ने ये वाली पिन गायब करी, ये वाली पिन गायब करी, अभी गायब करते हैं ये वाली पिन। तो ये बन गया फ्रंट पैनल ऑडियो कनेक्टर। अब इसमें कुछ पिन ऑडियो आउट के हैं एंड कुछ पिन माइक्रोफोन के हैं। देन आता है USB 3 कनेक्टर्स। अब ये USB 3 कनेक्टर थोड़ा सा अलग होता है, इसमें पिन्स होती है, काफी ज्यादा पिन्स होती है एंड आजू बाजू से एक प्लास्टिक की कवरिंग भी होती है, बिकॉज USB 3 के थ्रू हमें हायर बैंडविड्थ का डाटा ट्रांसफर करना होता है। एंड जब बात आती है हायर बैंडविड्थ की तो इस टाइप के लूज कनेक्शन से काम नहीं चलेगा, दैट्स व्हाई हमें इस टाइप का मैकेनिज्म इसमें देखने को मिलता है। नाउ फैंस एंड मोटर कनेक्टर्स। सो देखिए ये है CPU फैन कनेक्टर एंड ये है चैसिस फैन कनेक्टर। अभी दोनों एग्जैक्टली देखने में सेम है, आप चाहो तो CPU का चैसिस में लगा दो, चैसिस का CPU में लगा दो, बट ऐसा करने से क्या होगा, आपका CPU गर्म होगा एंड आपके चैसिस फैन की स्पीड बढ़ेगी। सो CPU का CPU में, चैसिस का चैसिस में लगाओ। अब फैंस की अगर बात चल रही है तो हमें लिक्विड AIOs भी देखने को मिलते हैं, तो उसमें आपको देखने को मिलता है ARGB या फिर RGB कनेक्टर एंड दूसरा है आपका मोटर का कनेक्टर। अब कुछ मॉडर्न मदरबोर्ड में डेडिकेटेड पंप के फैन के लिए कनेक्टर आता है। अगर आपके मदरबोर्ड में डेडिकेटेड पंप के फैन के लिए कनेक्टर नहीं है तो आप उसको चैसिस फैन में भी लगा सकते हो एंड इट विल वर्क प्रॉपरली। बट अगर सही में लगाने वाले हो तो एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर देख लेना। अगला हेडर है थंडरबोल्ट हेडर। अब काफी सारे मिड रेंज टू हाई एंड इंटेल के मदरबोर्ड में हमें ये हेडर देखने को मिलता है। आई एम नॉट श्योर कितने लोग इस हेडर का यूज करते हैं। अब आपको आपके मदरबोर्ड पे इस टाइप की भी एक पिन देखने को मिल सकती है जिसमें लोअर लेफ्ट साइड की पिन मिसिंग रहती है। अब ये फिर से आपके पावर LEDs को लगाने के काम में आती है एंड इसमें आप चाहो तो बजर भी लगा सकते हो। अगर आप आपके PC को यूज करते हो तो आपको एरर साउंड इस तरह से सुनाई देती है, बट कुछ टाइम पहले जो ओल्ड स्कूल PCs आते थे उनमें एक बजर लगा हुआ आता था, तो वहां पे एरर की साउंड इस तरह सुनाई देती थी। बट आज के टाइम में हमें कैबिनेट में इस टाइप का कनेक्टर देखने को नहीं मिलता, बट हाँ ऑप्शन रहता है, आप चाहो तो आज भी इसके मजे ले सकते हो। देन अगला है RGB हेडर। अब इसमें एक पिन होती है नेगेटिव एंड रिमेनिंग सारे पिन्स होती है पॉजिटिव। अब ये कनेक्शन जाएगा रेड कलर को, ये ग्रीन को एंड ये ब्लू को। सो अगला कनेक्टर है ARGB कनेक्टर। अब ये 3 पिन कनेक्टर होता है, इसमें एक बीच की पिन मिसिंग होती है। अब ये कनेक्टर नॉर्मल RGB कनेक्टर से काफी ज्यादा एडवांस्ड होता है। नॉर्मल RGB हेडर में हमें फिक्स्ड कलर देखने को मिलते हैं, लाइक अगर आप कलर चेंज करोगे तो पूरे LED का कलर चेंज होगा, पूरे सिस्टम का कलर एक साथ चेंज होगा। बट ARGB में ऐसा नहीं है। ARGB में एक है माइनस, एक है +5 एंड एक है सिग्नल। ARGB LED स्ट्रिप में हर इंडिविजुअल LED के पास अपना अपना एक कंट्रोलर होता है, तो जिसके चलते आपके सिस्टम को एग्जैक्टली पता होता है कि कितने LEDs लगे हैं एंड जिसके चलते आप एक एक LED का कलर भी चेंज कर सकते हो। एंड इसमें आपको काफी सारे इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल RGB। अगला पोर्ट है कॉम पोर्ट यानी कम्युनिकेशन पोर्ट। आपने कुछ पुराने मदरबोर्ड पे इस टाइप का पोर्ट देखा होगा। इसमें पुराने जमाने में हम पेरिफेरल्स लगा सकते थे, सो वही पेरिफेरल अपन इस सॉकेट में लगा सकते हैं। कैसे? इस टाइप की एक अटैचमेंट मिलती है जो आपके कैबिनेट में लग जाएगी एंड इसका एक एंड लगेगा आपके मदरबोर्ड पर, कॉम पोर्ट पर। मदरबोर्ड पे कॉम लिखा होता है, फिर JCOM या फिर JCOM 1, JCOM 2, समथिंग लाइक दैट। इसको एक ज़माने में हम कीबोर्ड, माउस इन जैसे पेरिफेरल्स लगाने में यूज़ करते थे। अगला है TPM हेडर यानी ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल हेडर। इसके बाद और भी काफ़ी सारे पोर्ट्स आते थे, लाइक आपके फ्लॉपी ड्राइव का पोर्ट, आपके पाटा हार्ड ड्राइव का पोर्ट, जो आज के टाइम में बिल्कुल भी रिलेवेंट है नहीं। एंड इसके बाद और भी काफ़ी सारे प्रोप्राइटरी कनेक्टर्स आते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ये मेरा ASRock का मदरबोर्ड है, तो इसमें हमें ASRock की तरफ से जो TPM कनेक्टर है वो इस टाइप का देखने को मिलता है। अब ये कनेक्टर एक प्रोप्राइटरी कनेक्टर है एंड प्रोप्राइटरी कनेक्टर की बात करें तो ASUS में काफ़ी सारे प्रोप्राइटरी कनेक्टर हमें देखने को मिलते हैं, स्पेशली उनके ROG मदरबोर्ड में। लाइक वो जो रैम के बाजू में एक लंबा सा स्लॉट आता है, उनमें अपन NVMe SSDs लगाते हैं एंड वैसे ही अलग अलग ब्रांड के हमें अलग अलग प्रोप्राइटरी कनेक्टर्स देखने को मिलते हैं। सो बस यही वो सारे पोर्ट्स हैं जो आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है एंड जिन्हें मैंने पर्सनली देखा है, समझा है। बट या इतने सारे पोर्ट्स, इतने सारे डिवाइसेस, इन सभी डिवाइसेस को पावर अल्टीमेटली आपकी पावर सप्लाई के थ्रू ही मिलती है। बट पावर सप्लाई एक ऐसी चीज़ है जिसे काफ़ी ज़्यादा लोग अंडर एस्टिमेट कर देते हैं एंड एक गलत पावर सप्लाई लेके आ जाते हैं। पावर सप्लाई के बेसिक्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, आपको वो जरूर देखना चाहिए। मैंने इस चैनल को प्योरली PC रिलेटेड कंटेंट के लिए ही डेडिकेट किया है। आपका भी ऐसे कंटेंट में इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।